नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि हम लोग राजस्थान जिला दर्शन सीरीज़ कर रहे थे और उस सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग देख रहे थे कि राजस्थान में जो नवीन गठित ज़िले हैं उनमें से किस ज़िले में क्या क्या चेंजेज हुए हैं और आगामी जो हमारे एग्ज़ाम्स हैं उनकी दृष्टि से नवीन जो ज़िले बने हैं उनसे हमें किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसी सीरीज़ के अंतर्गत हम लोग 2 ज़िलों की बात कर चुके हैं। 2 ज़िलों में यदि हम बात करें तो एक तो हम बात कर चुके हैं ब्यावर ज़िले की हम बात कर चुके हैं और दूसरी हम लोगों ने बात की थी केकड़ी ज़िले की। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं राजस्थान के डीडवाना कुचामन ज़िले की। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले गठन और उद्घाटन। तो ये दोनों तिथि मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे नवीन ज़िले, चाहे उनका गठन हुआ हो चाहे उनका पुनर्गठन हुआ हो, उनकी गठन की तिथि जो होगी वो आपकी 4 अगस्त रहेगी और उद्घाटन की तिथि जो रहेगी वो आपकी 7 अगस्त 2023 रहेगी। फिर आगे बात करते हैं कि डीडवाना कुचामन ज़िला जो है, डीके ज़िला जो है, इस ज़िले के लिए जिला कलेक्टर का अस्थायी कार्यालय जो है वो कहाँ पे बनाया गया है, तो हम लोगों का आंसर होगा डीडवाना ज़िले में। कौन से ज़िले में? डीडवाना ज़िले में, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के सामने 2 अलग अलग नाम आ रहे हैं। एक नाम आ रहा है डीडवाना का, एक नाम आ रहा है कुचामन का। तो ऐसे में हम लोगों से पूछा जा सकता है कि डीडवाना और कुचामन ज़िले का अस्थायी मुख्यालय कहाँ बनाया गया, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे डीडवाना। अब ये हमारा जो नवीन डीडवाना ज़िला है ये राजस्थान के कौन से संभाग में स्थित है, तो हम लोगों का आंसर होगा अजमेर संभाग में। कौन सा संभाग? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे अजमेर संभाग। फिर इस ज़िले की स्थिति क्या है, तो ये ज़िला न तो कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है और न ही कोई अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। इसका मतलब कैसा ज़िला है? अंतर्वर्ती ज़िला है। कैसा ज़िला है? अंतर्वर्ती ज़िला है। अगली बात आती है हमारी कि इस ज़िले का जो निर्माण है वो किस ज़िले को तोड़कर किया गया है, तो नागौर ज़िले से अलग करके। और हमने कौन सा ज़िला बनाया है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे डीडवाना ज़िला। तो नागौर ज़िले से अलग होकर कौन सा ज़िला बना है, तो हम लोगों का आंसर होगा डीडवाना कुचामन ज़िला। फिर बात करते हैं कि इस ज़िले में कितने तो उपखंड है और कितनी तहसीलें हैं। तो यदि हम उपखंड की बात करें तो इस ज़िले में आपके 6 उपखंड हैं और 8 तहसीलें हैं। कितनी तहसीलें? 8 तहसीलें। यहाँ से ज़्यादा कोई डीपली क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए हमें बस सीधे सीधे फैक्ट याद रखने हैं। डीडवाना कुचामन ज़िले की यदि हम बात करें तो आप लोग यहाँ पे तहसीलों के नाम देख सकते हैं और इधर आप उपखंड के नाम देख सकते हैं। तो तहसीलों की यदि हम बात करें तो तहसीलें कौन कौन सी है? डीडवाना खुद एक तहसील है। दूसरा यदि हम लोग बात करें तो कुचामन सिटी खुद तहसील है। इसका मतलब 2 तो वही है जो इसके नाम में है। भाई नाम क्या है ज़िले का? डीडवाना और कुचामन। इसका मतलब 2 तहसीलें तो वही होगी। फिर उसके अलावा जो तहसीलें हैं उनमें एक का नाम है मोलासर, एक का नाम है छोटी खाटू, फिर लाडनू, परबतसर, मकराना और नावा। ये आपकी 6 तहसीलें और हो गई। तो 6 तहसीलें ये और 2 आपकी इसके नाम में है। टोटल मिला के तहसीलें कितनी हैं, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 8। आप चाहो तो बड़ा बड़ी ये संख्या याद रख सकते हो कि डीडवाना कुचामन ज़िले में कितनी तहसीलें हैं, तो हम लोग आंसर करेंगे 8। अब क्योंकि इसका निर्माण केवल एक ही ज़िले से पृथक करके किया गया है और उस ज़िले का नाम है नागौर, तो ऐसे में यहाँ से और कोई फैक्चुअल क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत कम है। क्यों? क्योंकि जैसे हम लोगों ने देखा था कि केकड़ी जो ज़िला था वो अजमेर और टोंक दोनों ज़िलों को मिलाकर उसका निर्माण किया गया था। ऐसे में वहाँ प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि टोंक ज़िले से कौन सी तहसील मिलाई गई या कौन सी तहसील अजमेर ज़िले की नहीं है, लेकिन यहाँ सारी की सारी जो आपकी तहसीलें हैं वो नागौर ज़िले की है। ऐसे में सीधा तहसीलों से रिलेटेड प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट पे, और महत्वपूर्ण फैक्ट जो कि आपका डीडवाना ज़िला जो है इसकी सीमा से रिलेटेड है। यानी ये जो ज़िला है वो किन किन ज़िलों से सीमा रेखा बनाता है। तो डीडवाना नागौर आपका सीमा बनाता है टोटल 5 ज़िलों से। तो प्रश्न हमारा सीधा सा कितने ज़िलों से सीमा बनाएगा, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे 5 ज़िलों से। अब इन 5 ज़िलों के नाम याद रखने की 5 ज़िले कौन कौन से। तो देखो सिंपल सा है कि इस सीमा रेखा याद रखने के लिए आप लोग क्या करो, राजस्थान को मैप को आप यदि ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका ये ज़िला है जिसका नाम है चूरू। ज़िले का नाम क्या है? चूरू। फिर चूरू के नीचे यदि इस ज़िले की बात करें तो ये है आपका सीकर। चूरू और सीकर ये 2 ज़िले तो हो गए आपके शेखावाटी वाले। कौन से? शेखावाटी वाले। फिर
जिस जिले से अलग होकर इसका निर्माण हुआ है उस जिले का नाम है नागौर। उस जिले का नाम क्या हो जाएगा? नागौर। यानी जिस जिले से अलग होकर इसका निर्माण किया गया वो जिला हो जाएगा नागौर। और नागौर और ये जो डीडवाना कुचामन है ये जिस संभाग में पड़ता है उस संभाग का नाम अजमेर। संभाग का नाम क्या? अजमेर। तो इस प्रकार से चूरू, सीकर यानी ये दोनों शेखावाटी वाले ज़िले नागौर से अलग होकर बना है और अजमेर संभाग में स्थित है, इसलिए नागौर और अजमेर। और लास्ट आपका 5वां जो ज़िला है उसका नाम है जयपुर ग्रामीण। जयपुर ग्रामीण। इस प्रकार से हमारा जो डीडवाना कुचामन है ये कितने ज़िलों से सीमा बनाता है? 5 ज़िलों से। कौन कौन से? चूरू और सीकर शेखावाटी वाले, नागौर जिससे अलग होकर इसका निर्माण किया गया है, अजमेर इसका संभाग है, और एक और आपको याद रखना है जयपुर ग्रामीण। तो ये हो गए आपके 5 ज़िले जो इससे सीमा रेखा बनाते हैं। आगे बात करते हैं डीडवाना के बारे में कुछ फैक्ट। सबसे पहला फैक्ट हमारे सामने आता है कि डीडवाना जो है, इस डीडवाना का नामकरण किसके नाम पे किया गया? तो नामकरण की यदि हम बात करें तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था डीडू शाह। डीडू शाह ने डीडवाना नगर की स्थापना की थी और इस नगर की स्थापना डीडू शाह ने की, इसलिए इस ज़िले का नाम, इस नगर का नाम जो है वो क्या पड़ गया? डीडवाना पड़ गया। दूसरा, इसको कहा जाता है मारवाड़ का सिंह द्वार। इसको क्या कहा जाता है? मारवाड़ का सिंह द्वार। इसी ज़िले को या इसी नगर को कहा जाता है शेखावाटी का तोरण द्वार। शेखावाटी का तोरण द्वार, क्योंकि मारवाड़ की सीमा, मारवाड़ और इधर आपका आ जाएगा शेखावाटी, तो मारवाड़ और शेखावाटी जो है इसकी सीमा रेखा पर स्थित होने के कारण इसको कहा जाता है शेखावाटी का तोरण द्वार। फिर इसके उपनाम क्या क्या है? तो इसका एक उपनाम हमें देखने को मिलता है आबा नगरी। साथ ही साथ इसका एक और अन्य उपनाम देखने को मिलता है, वो मिलता है उपकाशी। कौन सा नाम? उपकाशी। तो सीधा सा पूछा जा सकता है कि डीडवाना का उपनाम क्या है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे आबा नगरी और उपकाशी। फिर ये आपके 3 रियासतें जो है उनका संगम स्थल है। 3 रियासतें कौन कौन सी? तो एक तरफ आपकी मारवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत जिसको वर्तमान में हम लोग जोधपुर के नाम से जानते हैं, एक तो ये रियासत। दूसरी आपकी बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत, और तीसरी आपकी शेखावाटी। तो मारवाड़ रियासत का ये भाग हुआ करता था, तो ऐसे में इसका जो ये आपका मारवाड़ के पूर्वी भाग में स्थित है। मारवाड़ जो रियासत थी उसके पूर्वी भाग में स्थित है, तो इसकी सीमा बीकानेर से भी टच होती है और शेखावाटी से भी टच होती है। इसलिए मारवाड़, शेखावाटी और बीकानेर रियासतों का संगम स्थली किसको कहा जाता है? वो डीडवाना को कहा जाता है। फिर ये आपके निरंजनी संप्रदाय जो है उसकी उद्गम स्थली माना जाता है। निरंजनी संप्रदाय की उद्गम स्थली किसको माना जाता है? तो माना जाता है डीडवाना को। आगे बात करते हैं डीडवाना ज़िला जो है उसके भूगोल को लेकर कि यहाँ का भूगोल कैसा है और यहाँ की दशाएं जो हमें देखने को मिलती है वो कैसी मिलती है। तो देखिए, राजस्थान के बारे में यदि हम बात करें तो राजस्थान में अरावली के पश्चिम का जो भाग है, राजस्थान में अरावली के पश्चिम का जो भाग है उस भाग को हम लोग जानते हैं किसके नाम से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से। तो ये आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का हिस्सा है, ये आपकी अरावली, और अरावली के पश्चिम में ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। अब पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो है आपका शुष्क मरुस्थल और दूसरा है अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये जो अर्ध शुष्क मरुस्थल है, इस अर्ध शुष्क मरुस्थल के पूर्वी भाग पर, यानी नागौर से अलग होके और अर्ध शुष्क मरुस्थल के पूर्वी भाग पर जो जिला बना है उस ज़िले का नाम है आपका डीडवाना कुचामन। डी के याद रख सकते हो आप, डी के ज़िला। फिर अरावली की किस दिशा में होगा? तो अरावली की ये पश्चिमी दिशा में होगा। अरावली की कौन सी दिशा? पश्चिमी दिशा में। और आज़ादी से पहले ये किसका भाग हुआ करता था? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे मारवाड़ रियासत, जिसको हम लोग जोधपुर रियासत भी बोल देते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि ये पहले नागौर का भाग हुआ करता था और रियासती काल में नागौर जो था वो आपका मारवाड़ का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? मारवाड़ का हिस्सा था। आगे बात करते हैं कुबड़ पट्टी। कुबड़ पट्टी की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुबड़ पट्टी के अन्य नाम क्या क्या है। तो कुबड़ पट्टी को कहा जाता है बांका पट्टी या हेम्प बेल्ट, HUMP बेल्ट। बांका पट्टी या हेम्प बेल्ट के नाम से किसको जाना जाता है? कुबड़ पट्टी को जाना जाता है। अब
इसका विस्तार कितने ज़िलों में? तो इसका विस्तार पहले हम लोग पढ़ा करते थे नागौर और अजमेर में। कहाँ पढ़ा करते थे? नागौर और अजमेर में। अब देखो, नागौर में यदि हम बात करें तो नागौर का जो लाडनू है, नागौर के लाडनू, लगभग लाडनू से लगा के और अजमेर के बीच जो भूगर्भिक जल पट्टी थी जिसमें फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती थी, जिसमें किसकी मात्रा पाई जाती थी? फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती थी। वो जो जल पट्टी थी भूगर्भिक, उसको हम लोग बोलते थे कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी या हम्प बेल्ट। अब क्योंकि नागौर से हम लोगों ने क्या किया है? डीके को अलग कर दिया, डीडवाना कुचामन को अलग कर दिया। तो डीडवाना कुचामन इससे अलग होने के कारण अब ये आपकी कहाँ स्थित होगी? अब नागौर और अजमेर में नहीं होगी, अब किस में होगी? डीडवाना कुचामन और अजमेर ज़िलों के मध्य। तो इसका जो विस्तार है वो विस्तार आपका डीडवाना कुचामन और अजमेर ज़िलों के मध्य है। फिर ये क्या है? तो ये आपकी फ्लोराइड युक्त जो जल है उसकी एक भूगर्भिक जल पट्टी है। यानी भूमि में फ्लोराइड युक्त जल जो है उसकी जो भूगर्भिक पट्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी बोलते हैं। अब इसको कुबड़ पट्टी क्यों बोला जाता है? तो इसको कुबड़ पट्टी बोलने के पीछे कारण है कि यदि इस जल का पीने में उपयोग किया जाए तो बुढ़ापे में कुबड़ निकल जाती है। आप लोगों ने देखा होगा पीठ के पीछे रीढ़ की हड्डी जो है वो मुड़ जाती है, यानी रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। इसके कारण पीठ में क्या निकल जाती है? कुबड़ निकल जाती है। इसी के नाम पे इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी बोलते हैं। फिर इसका जो फ्लोराइड युक्त जल है इसका अगर उपयोग किया जाए पीने में तो इससे एक रोग होता है और उस रोग का नाम है फ्लोरोसिस। रोग का नाम क्या है? फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। ये जो फ्लोरोसिस रोग है इसकी वजह से एक तो हड्डियाँ मुड़ जाती है, साथ ही साथ दांत जो होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा फ्लोराइड युक्त जल जो है उसका निरंतर यदि पीने में उपयोग किया जाए तो उससे दांत पीले पड़ जाएंगे, साथ ही साथ हड्डियाँ जो है वो मुड़ जाएगी। तो ये हो गई हमारी कौन सी? कुबड़ पट्टी, या जिसको हम लोग बांका पट्टी बोलते हैं वो। आगे बात करते हैं नदी की कि इस ज़िले से संबंधित नदी कौन सी है। तो नदी की यदि हम लोग बात करें तो यहाँ की नदी जो है उसका नाम है मेंथा नदी। अब मेंथा नदी के बारे में यदि हम बात करें तो मेंथा नदी का उद्गम होता है मनोहरपुरा की पहाड़ियाँ, और मनोहरपुरा की जो पहाड़ियाँ हैं ये आपकी जयपुर ग्रामीण में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? जयपुर ग्रामीण में। अब यह नदी क्या करती है? जयपुर ग्रामीण से निकलती है, जयपुर ग्रामीण यहाँ से निकलती है। यहाँ से निकलने के बाद ये प्रवेश करती है कहाँ पे? डीके में, डीडवाना कुचामन में। डीडवाना कुचामन के बाद ये नदी पुणे जयपुर में प्रवेश करती है, जयपुर में प्रवेश करती है और जयपुर की तरफ से राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जिसको हम लोग सांबर झील के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सांबर झील के नाम से जानते हैं। उस झील में जाके विलय हो जाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि इस नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है। तो इसका प्रवाह क्षेत्र है एक तो जयपुर ग्रामीण और दूसरा आपका डीडवाना जिला। फिर इसका संगम, यानी ये अपना जल कहाँ लेके जाती है? तो ये अपना जल सांबर झील में लेके जाती है। और ये जो आपकी नदी है इसके बारे में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है और वो ये पूछा जाता है कि सांबर झील में सर्वाधिक नमक कौन सी नदी लेके आती है? तो हम लोगों का आंसर होता है मेंथा नदी। सांबर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी का नाम क्या है? मेंथा नदी। देखो, वैसे यदि हम बात करें कि सांबर झील में नमक के स्रोत क्या है, सांबर झील में नमक के स्रोत क्या है, तो नमक के स्रोतों की यदि हम बात करें तो सांबर झील में नमक दो प्रकार से आता है। एक तो आता है नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाता है। किसके द्वारा? नदियों के द्वारा बहाकर लाया जाता है। और दूसरा कैसत्वाकर्षण पद्धति से हमारी जो ज़मीन है, ज़मीन में जो चट्टानें पाई जाती है, लवणीय चट्टानें, इन लवणीय चट्टानों में क्या होता है? लवण जमा होता है। अब जैसे ही यहाँ तक जल पहुँचता है तो ये जो लवण है ये जल के साथ घुलकर और ऊपर आ जाते हैं, ऊपर आके और ऊपर जो आपका जल होता है इस जल में विलय हो जाते हैं। तो दो नमक के स्रोत होते हैं, एक तो होता है आपका भूमिगत लवणीय चट्टानें और दूसरा कौन सी? नदियाँ। तो नदियों में हमसे प्रश्न पूछा जाता है कि सांबर झील में सर्वाधिक नमक लाने वाली नदी कौन सी है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे मेंथा नदी। अब ये जो नदी है इसके किनारे नागौर जिले में लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। कौन सा जैन तीर्थ? लूणवा जैन तीर्थ स्थित है। और ये जो लूणवा जैन तीर्थ है ये आपका नागौर के लाडनू जिले में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? लाडनू जिले में पड़ता है। तो ये आपकी हो गई मेंथा नदी के बारे में बातें।
आगे बात आती है कि ये तो नदी होगी, अब डीके को पेयजल आपूर्ति कहाँ से की जाती है? पेयजल आपूर्ति भी तो करनी पड़ेगी। तो पेयजल आपूर्ति इसको की जाती है इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। किससे की जाती है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना से। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है, इसकी एक लिफ्ट नहर है जिसका नाम है पन्नालाल बारूपाल, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। इसकी एक वितरिका है जिसका नाम है कानासर वितरिका। कौन सी वितरिका? कानासर वितरिका। ये जो कानासर वितरिका है, इस कानासर वितरिका से पेयजल आपूर्ति की जाती है किसको? डीडवाना कुचामन जिले को। कौन सा जिला? डीडवाना कुचामन जिला। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये जो पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर है, पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है, इसका अन्य नाम क्या देखने को मिलता है? अन्य नाम क्या देखने को मिलता है? देखते हैं कितने लोग आंसर देते हैं। यानी अन्य नाम बोल दो, चाहे इसका प्राचीन नाम बोल दो, इसका प्राचीन नाम जो है वो क्या देखने को मिलता है। और इस लिफ्ट नहर के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ कि इससे लाभान्वित होने वाले जो ज़िले हैं, पहले हुआ करते थे दो कौन कौन से हुआ करते थे? बीकानेर और नागौर। बीकानेर और नागौर। वर्तमान में कितने लाभान्वित हो रहे हैं? तो हम लोग आंसर करेंगे 3, क्योंकि बीकानेर, नागौर और साथ में तीसरा जिला जो ऐड हो गया वो कौन सा हो गया? डीडवाना कुचामन। डी के भी इसमें ऐड हो गया। तो अब इससे लाभान्वित जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले 2 हुआ करती थी, अब कितनी हो जाएगी? 3। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका प्राचीन नाम बताओ कि पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर जो है उसका प्राचीन नाम क्या था। आगे बात करते हैं जिलों के बारे में। तो राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जो ज़िले हैं, पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की जिलों वाला ज़िला जो है वो नागौर है, लेकिन अब चेंज हो गया। अब कौन सा है? डीडवाना कुचामन। फिर ये जो खारे पानी की ज़िले हैं, ये राजस्थान में 33 सागर के अवशेष है। किसके अवशेष है? 33 सागर के अवशेष है। और कई बार प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि राजस्थान का पश्चिमी भाग 33 सागर का अवशेष है, इसके प्रमाण क्या है? तो खारे पानी की झीलें जो कि राजस्थान के पश्चिमी भाग में पाई जाती है, ये इसके 33 सागर का अवशेष होने का प्रमाण है। तो ये चीज़ भी हम लोगों को याद रखनी चाहिए कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो 33 सागर का अवशेष है। इसका क्या प्रमाण है? तो पहला प्रमाण तो हम लोग बता रहे होते हैं खारे पानी की झीलें, पश्चिमी भाग में पाई जाने वाली खारे पानी की झीलें। और दूसरा इसका जो प्रमाण है वो आप लोगों ने देखा होगा कि समय समय पर हमारी जो भूगर्भिक वेदा है, भूगर्भ से मिलने वाले जलीय जीवों के अवशेष, जलीय जीवों के अवशेष आप लोग आए दिन अखबारों में पढ़ रहे होंगे कि जैसे कि जैसलमेर के उस गांव में मिला इस जलीय जीव का अवशेष। तो इस प्रकार से मछलियों के जो अवशेष मिलते हैं वो अवशेष किसके प्रमाण है? कि यहाँ पे किसी समय क्या हुआ करता था? 33 सागर हुआ करता था। आगे बात करते हैं डीडवाना झील के बारे में, क्योंकि यहाँ पे झीलें तो हमने देख ली खारे पानी की है, और उसमें अब सबसे पहली झील जो है और सबसे प्रमुख जो झील है उसका नाम है डीडवाना झील। डीडवाना झील जो है इसको स्थानीय भाषा में बोला जाता है खाल्डा या खालदा, खाल्डा या खालदा के नाम से जाना जाता है। कौन सी झील को? डीडवाना झील को। अब इस झील का जो नमक है वो नमक खाने के योग्य नहीं है। अब आप लोगों के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि ये नमक जो है वो खाने के योग्य क्यों नहीं है? तो यहाँ खाने योग्य जो नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड। लेकिन यहाँ का जो नमक है उस नमक में पाया जाता है सोडियम सल्फेट। तो सोडियम सल्फेट पाए जाने के कारण यहाँ का जो नमक है वो खाने में योग्य नहीं है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा जब खाने के योग्य नहीं है तो इसका उपयोग क्या करते हैं? तो सोडियम सल्फेट जो है इसका उपयोग आपका राजस्थान में एक तो चमड़ा उद्योग है जिसमें चमड़ा साफ करने में, साथ ही साथ हमारा जो कागज़ उद्योग है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। तो प्रश्न हम लोगों से पूछा जा सकता है कि सोडियम सल्फेट का उपयोग किस में होता है? हम लोगों का आंसर होगा चमड़ा साफ करने और कागज़ उद्योग में। आगे बात करते हैं यहाँ पे जो नमक तैयार किया जाता है उस पद्धति का क्या नाम है? तो वो जो पद्धति है उसका नाम है ब्राइन पद्धति। क्या नाम है? ब्राइन पद्धति। ब्राइन पद्धति बस कुछ नहीं है, नमक की छोटी छोटी कारियाँ बनाई जाती है और इन क्यारियों में इस झील का पानी डाल दिया जाता है। अब ये पानी सूर्य का जो ताप है वो ताप पाकर वाष्पीकृत हो जाता है, वाष्पीकृत हो जाता है और पीछे आपका नमक शेष रह जाता है। ये जो पद्धति होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन पद्धति बोलते हैं। फिर आगे बात करते हैं
कि यहाँ पे नमक उत्पादन का जो कार्य करती है उन स्थानीय संस्थाओं के क्या नाम है। तो यहाँ पे नमक उत्पादन करने वाली स्थानीय संस्थाएं जो है उनको देवल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देवल कहा जाता है। और यहाँ पर नमक निर्माण का जो कार्य है वो देशवाल जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? देशवाल जाति के लोगों के द्वारा। तो यहाँ से सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन बनता है कि डीडवाना झील में नमक उत्पादन का कार्य करने वाली स्थानीय संस्थाएं क्या कहलाती है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे देवल। और नमक निर्माण का कार्य करने वाली जाति कौन सी है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे देशवाल जाति। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पचपदरा जो झील है, पचपदरा जो झील है वहाँ पे जो नमक निर्माण का कार्य किया जाता है वो खारवाल जाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? खारवाल जाति के द्वारा किया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि खारवाल जाति पचपदरा झील से नमक निर्माण के लिए एक झाड़ी का प्रयोग करती है, उस झाड़ी का क्या नाम है? देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। आप लोग एक्टिव रहा करो। और जो भी चीज़ें मैं प्रयास ये करता हूँ कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए ताकि आपको और कहीं इधर उधर से चीज़ें ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े और सारा कंटेंट जो है वो आपको एक जगह मिल जाए। ऐसे में मेरा प्रयास रहता है कि जितने भी मेरे पास सोर्स है उन सोर्सों से आपके लिए अच्छा से अच्छा कंटेंट तैयार किया जाए। लेकिन क्योंकि मैं भी एक मानव हूँ तो मानवीय भूल होने की संभावनाएं रहती है, तो फिर भी अगर कोई फैक्ट बच जाता है तो आप लोग जब नोट्स बनाओ तो उसके पीछे थोड़ी जगह छोड़ दिया करो। जैसे मान लो आपके नोट्स एंड हो गए, उसके बाद जैसे आप आधा पेज खाली छोड़ दो, तो आधा पेज खाली छोड़ के आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको और कहीं से इन जिलों के बारे में अन्य तथ्य मिल रहे हैं तो उन तथ्यों को आप लोग वहाँ पे लिख सकते हो। साथ ही साथ जब ऑफिशियल मैप आ जाएंगे, जब प्रत्येक डिपार्टमेंट अपना एक मैप जारी कर देगा तो उसके बाद इनमें कुछ चीज़ें और नहीं ऐड होगी, तो उन चीज़ों के बारे में हम लोग और बात कर लेंगे। क्योंकि यहाँ मैं केवल और केवल आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जहाँ से सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं, यानी जहाँ से सीधे आपके डीडवाना और नागौर इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, यानी डीडवाना कुचामन और नागौर इनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें चेंज हुई है उन चीज़ों पे हम लोग बात कर रहे हैं। बाकी जो चीज़ें होगी जब प्रत्येक डिपार्टमेंट अपना ऑफिशियल मैप जारी करेगा तो उसके अनुसार हमें और नई चीज़ें मिलेगी। तो नई चीज़ें जैसे ही मुझे मिलेगी मैं आप लोगों को इसके बारे में भी अपडेट करवा दूँगा। और वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो केवल खुद ही मत देखा करो, अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करो ताकि मेरा भी मनोबल बना रहे और मुझे भी लगे कि हाँ जितना मैं स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ स्टूडेंट उससे बेहतर मेरे लिए कर रहे हैं। तो मेरा भी मन करता है कि आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाया जाए। वो चीज़ हमें मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। तो आप इस मोटिवेशन को बनाए रखें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना तो बनता है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ से नमक का जो निर्यात है वो किसको किया जाता है? जापान को किया जाता है। फिर ये जो झील है, इस झील के नज़दीक एक माता जी का मंदिर है। उन माता जी का नाम है सरकी माता, या उन्हीं को कहा जाता है पाड़ा माता। कौन सी माता? सरकी माता या पाड़ा माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो ये डीडवाना झील के पास स्थित है। जैसे शाकंभरी माता जो है उनका मंदिर आपका सांबर झील के पास है। आगे बात करते हैं अगली झील की, और अगली झील का नाम है सांबर झील। तो सांबर झील जो है मुख्य रूप से यदि पर्टिकुलर आपसे एक ही ज़िला पूछा जाए तब तो हम लोग आंसर करेंगे जयपुर ग्रामीण। तब तो हम लोग क्या आंसर करेंगे? जयपुर ग्रामीण। लेकिन सांबर झील का जो विस्तार है ये विस्तार आपका जयपुर ग्रामीण, साथ ही साथ डीडवाना और अजमेर, इन 3 जिलों में। सांबर झील का विस्तार कितने जिलों में? 3 जिलों में है। ये राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे सांबर झील। अब यदि हम बात करें तो राजस्थान में 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो रामसर आर्द्र भूमि में सेलेक्ट है। रामसर आर्द्र भूमि, तो उनमें एक आपका सांबर भी है। एक तो आपका सांबर हो जाएगा और दूसरा आपका हो जाएगा केवलादेव। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि आपका कहाँ पे स्थित है? भरतपुर में स्थित है, भरतपुर। अब इस झील के बारे में तो यदि हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे तो कम से कम 1 घंटा चाहिए सांबर झील पे चर्चा करने के लिए। तो डिटेल कभी हम जब झील टॉपिक करेंगे तो उसमें देखेंगे। आगे बात करते हैं हम अगली झील की, और अगली झील का नाम है नावा झील। कौन सी झील? नावा झील। नावा झील के बारे में यदि हम बात करें तो नाम से स्पष्ट है कहाँ पे स्थित होगी? नावा में स्थित होगी। फिर यहाँ यदि हम बात करें तो मॉडल सॉल्ट फॉर्म की स्थापना की गई है, और साथ ही साथ नमक परीक्षण प्रयोगशाला जो है राजस्थान में कहाँ पे स्थापित है? तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे नावा झील में। इसके साथ एक फैक्ट आप लोग और याद कर सकते हैं कि राजस्थान में नमक मंडी कहाँ स्थित है? तो हम लोग आंसर करेंगे नावा में।
तो ये आपका हो गया नेप और नावा, नेप और नमक, और जहाँ नमक बेचेंगे वहीं पे इसका परीक्षण करेंगे, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, परीक्षण प्रयोगशाला। अगली जो झील है उसका नाम है कुचामन झील, और नाम से ही स्पष्ट है कि स्थित कहाँ होगी, कुचामन जिले में। फिर एक बावड़ी की बात करते हैं, और बावड़ी का नाम है फूल बावड़ी। फूल बावड़ी आपकी छोटी खाटू में स्थित है, और जिला कौन सा हो जाएगा, डीके, डीडवाना कुचामन। अगली बात करते हैं उद्योग की, तो यहाँ का जो फेमस उद्योग है वो है आपका राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। इसका जो कारखाना है जो कि आपका सोडियम सल्फेट का निर्माण करता है, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि सोडियम सल्फेट जिसका उपयोग हम लोग चमड़े को साफ करने में, साथ ही साथ कागज़ उद्योग में करते हैं, तो वो आपका राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स के द्वारा तैयार किया जाता है। और इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। स्थापना कब हुई, 1964 में। ये सार्वजनिक क्षेत्र का था, और अक्टूबर 2008 में इसका निजीकरण कर दिया गया। अक्टूबर 2008 में इसका क्या कर दिया गया, निजीकरण कर दिया गया। इसके यहाँ से मतलब राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, केमिकल से स्पष्ट है कि इसका जो कार्य होगा वो क्या होगा, केमिकल निर्माण करना। तो यहाँ से किसका निर्माण किया जाता है, केमिकल का उत्पादन कार्य किया जाता है। फिर बात करते हैं साबू सोडियम परियोजना। तो ये आपकी नावा का एक गांव है जिसका नाम है गोविंद ग्राम। इस गोविंद ग्राम में संचालित हो रही है, और यहाँ से क्या किया जाता है, आयोडीन नमक का उत्पादन किया जाता है। फिर आगे बात करते हैं वेस्टर्ड स्पिनिंग मिल्स, जो हमारे लाडनू में स्थित है, और लाडनू के अलावा चूरू में स्थित है। लाडनू और चूरू में स्थित है। पहले हम लोग पढ़ा करते थे लाडनू नागौर, लेकिन अब हम लोगों को क्या करना है, लाडनू डीडवाना कुचामन। आगे बात करते हैं अगले फैक्ट की। तो अगला फैक्ट है आप लोगों के सामने लघु उद्योग कि लघु उद्योग कौन कौन से हैं जो आपके डीडवाना कुचामन के प्रसिद्ध है। तो लघु उद्योगों की यदि बात करें तो सीधे सीधे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। एक गांव है, गांव का नाम है बड़ू गांव, जो कि परबतसर में पड़ता है। इस बड़ू गांव की चमड़े की जूतियां और मिट्टी की मूर्तियां प्रसिद्ध हैं। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि चमड़े की जूतियों और मिट्टी की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध राजस्थान में बड़ू गांव जो है वो कहाँ पे स्थित है, तो हम लोग आंसर कर रहे होंगे डीडवाना कुचामन। फिर गोंद के पापड़, ये आपके कुचामन के प्रसिद्ध है। और गोल्डन पेंटिंग, ये भी कहाँ की फेमस है, कुचामन की। और लास्ट है आपका एमरी स्टोन की चक्कियाँ, ये नावा की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध है, नावा की प्रसिद्ध है। आगे बात करते हैं खनिज के बारे में। तो खनिज जो है ये आपका संगमरमर, जिसको हम लोग मार्बल बोलते हैं, संगमरमर या मार्बल के लिए प्रसिद्ध जिला है कौन सा, डीडवाना कुचामन। और संगमरमर या मार्बल में एक विशेष किस्म का मार्बल जिसको हम सर्वश्रेष्ठ किस्म मानते हैं वो है आपका सफ़ेद मार्बल। और ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये आपका मकराना का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, मकराना का प्रसिद्ध है। और इसी को कहा जाता है कैल्साइट। इसी को क्या कहा जाता है, कैल्साइट, क्योंकि इसका जो सफ़ेद रंग होता है वो आपका कैल्साइट चट्टानों के कारण होता है। अब इकोनॉमी सर्वे में हम लोग देखते हैं कि राजस्थान किसका एकमात्र उत्पादक है, तो उसमें हम लोग एक नाम पढ़ते हैं कैल्साइट का। तो कैल्साइट जो है इसका अग्रणी उत्पादक, अग्रणी या लगभग पूरा उत्पादन, लगभग पूरा उत्पादन कहाँ पे होता है, तो हमारे कहाँ पे होता है, डीडवाना कुचामन में। पहले हम क्या क्या करते थे, नागौर किया करते थे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैल्साइट जो है उसके उत्पादन में अग्रणी जो उत्पादक जिला है उसका नाम क्या हो जाएगा, डीडवाना कुचामन। फिर सबसे उच्च गुणवत्ता, यानी मैंने आपको बताया था सर्वश्रेष्ठ किस्म, इसका मतलब सबसे उच्च कोटि का मार्बल है। और इसका जो उपयोग है यह आपका ताजमहल निर्माण में किया गया था। कहाँ पे किया गया था, ताजमहल निर्माण में। फिर एक संस्थान है IUGS, इसके द्वारा इसको ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्स का दर्जा दिया गया है। तो ये फैक्ट भी हम लोगों को याद रखना है कि मकराना मार्बल जो है इसको ग्लोबल हेरिटेज स्टोन रिसोर्सेज का दर्जा मिल चुका है। किसके द्वारा, IUGS के द्वारा। आगे बात करते हैं पशु संपदा की। तो पशु संपदा में आप लोगों को 2 गांवों के नाम याद रखना है। एक तो आपको नाम याद रखना वरुण गांव, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। और एक आपको नाम याद रखना है बाजावास, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है, बकरों के लिए। तो ये आपके 2 गांव हो गए किससे रिलेटेड, पशु संपदा से रिलेटेड। अब पशु संपदा आई है तो पशु मेला भी आएगा। तो पशु मेले की यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध पशु मेले लगते हैं
उनमें से एक प्रसिद्ध पशु मेला जिसका नाम है वीर तेजाजी पशु मेला। और ये वीर तेजाजी पशु मेला जो है इसका आयोजन किया जाता है परबतसर में। कहाँ पे? परबतसर में। और इसका आयोजन किया जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, तेजा दशमी बोलते हैं हम। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी जो है उस दिन आयोजन किया जाता है किसका? वीर तेजाजी पशु मेला का। कहाँ पे? तो परबतसर में। इस मेले की शुरुआत कहा जाता है कि मारवाड़ के शासक थे अभय सिंह जी, उनके समय से परबतसर में हुई थी, लगभग 1734। फिर ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके नागौरी नस्ल के जो बैल हैं, आप लोगों को पता होगा कि हमारी जो गायों की नस्ल है नागौरी नस्ल। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नागौरी नस्ल का मूल प्रदेश कौन सा माना जाता है, यानी इनकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है। देखते हैं आप लोग कितने एक्टिव हैं और कितनी अच्छी आप लोगों की तैयारी है। आगे बात करते हैं। ये आपके तमाम फैक्ट थे जो ज्योग्राफी और इकोनॉमी से रिलेटेड थे। अब हम बात करते हैं राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में कि कला और संस्कृति से संबंधित कौन कौन से फैक्ट हैं जिनका संबंध आपका डीके से है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दुर्ग स्थापत्य की। तो दुर्ग स्थापत्य में आप लोगों को एक दुर्ग का नाम याद रखना है, कुचामन दुर्ग। कुचामन दुर्ग जो है ये कहाँ पे स्थित होगा? तो नाम से स्पष्ट है, कुचामन में स्थित होगा। और ये एक प्रकार का गिरी दुर्ग है। कैसा दुर्ग है? गिरी दुर्ग है। फिर इसका निर्माण करवाया था मेड़तिया शासक जालम सिंह द्वारा 750 ईस्वी में। कौन सी? 750 ईस्वी में मेड़तिया शासक जालिम सिंह के द्वारा। अब ये जो दुर्ग है इसका आकार है चील के घोंसले के समान। किसके समान? चील के घोंसले के समान। इसको कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर। इस दुर्ग को क्या कहा जाता है? जागीरी किलों का सिरमौर कहा जाता है। इस किले के बारे में ऐसी कहावत प्रचलित है कि ऐसा किला रानी जाये के पास हो सकता है लेकिन ठुकरानी जाये के पास नहीं हो सकता। तो ये इस दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध कहावत है, तो ये हम लोगों को पता होनी चाहिए। और इस दुर्ग में टोटल 10 द्वार है। कितने प्रवेश द्वार है? तो हम लोगों का आंसर होगा 10 प्रवेश द्वार है। फिर छोटी खाटू का किला। छोटी खाटू का जो किला है इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। आप लोगों को पता होगा कि छोटी खाटू तहसील है डीके में। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय जो है उनके द्वारा यहाँ पे कौन सा दुर्ग निर्माण करवाया गया? छोटी खाटू का किला। आगे बात करते हैं मंदिर स्थापत्य की। तो मंदिर स्थापत्य में यदि हम बात करें तो सबसे पहला मंदिर आपका आता है केवाई माता का मंदिर। केवाई माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये आपका किन्सरिया परबतसर में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? किन्सरिया गांव है जो कहाँ पड़ता है? परबतसर में। आगे बात आती है कि इसका निर्माण किसने करवाया? तो इसका निर्माण करवाया था चौहान शासक दुर्लभराज और इनके जो सामंत थे जिनका नाम था चच्चदेव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये केवाई माता जो है वो दैया क्षेत्रीय राजवंश जो है उनकी क्या है? कुलदेवी है। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि दैया राजवंश जो है, दैया क्षेत्रीय राजवंश जो है उनकी कुलदेवी कौन है? तो हमारा आंसर क्या होगा? केवाई माता। मंदिर कहाँ पे? किन्सरिया। और यहाँ का जो दुर्ग है उस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो दुर्लभराज जो चौहान शासक थे उनके सामंत चच्चदेव के द्वारा। आगे बात करते हैं राणाबाई, जिनका मंदिर आपके हरनावा में स्थित है और हरनावा पड़ता है कहाँ पे? परबतसर में। इनको राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। राजस्थान की दूसरी मीरा कहा जाता है। हम लोगों ने देखा था वागड़ की मीरा। वागड़ की मीरा किसको कहा जाता है? गौरीबाई को, गौरीबाई। लेकिन राजस्थान की दूसरी मीरा किसको कहा जाता है? राणाबाई को कहा जाता है। फिर बात करते हैं कर्माबाई। तो कर्माबाई का जो मंदिर है वो आपका कालवा गांव में स्थित है और कालवा गांव कहाँ पड़ता है? मकराना में पड़ता है। एक यहाँ का और मंदिर है जिसका नाम है विश्राम दास बाबा का मंदिर और ये आपका पड़ता है दनावा गांव जो कि कहाँ पड़ता है? मकराना में। और परबतसर का एक मंदिर है गणेश मंदिर, वो भी यहाँ का प्रसिद्ध है। तो ये आपके हो गए मंदिर स्थापत्य कला से रिलेटेड फैक्ट। आगे बात करते हैं हवेलियों की। तो हवेलियाँ ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, 3 हवेलियों के नाम याद रखने। एक का नाम है बेंगानी हवेली, हवेली नहीं होगा ये हवेली होगा, बेंगानी हवेली। दूसरी है इनानिया हवेली और तीसरी है गणपत राय सेठी हवेली। तो ये तीनों की तीनों हवेलियाँ आपकी कहाँ पे स्थित है? लाडनू में। तो लाडनू में आप वर्ड याद रख लो, लाडनू में 3 वर्ड है, 3 वर्ड से आपको 3 हवेलियाँ याद रखनी है, बेंगानी हवेली, इनानिया हवेली और गणपत राय सेठी हवेली। आगे बात करते हैं मेलों की। तो 2 मेले भी प्रसिद्ध है यहाँ के। उनमें से पहला जो मेला है उसका नाम है खुंडियावास का मेला। कौन सा मेला? खुंडियावास का मेला। खुंडियावास का मेला जो है वो खुंडियावास
और हासियावास। देखो खुंडियावास जो है ये आपका डिडवाना कुचामन का है और हासियावास जो है वो आपका अजमेर ज़िले का है। तो इन गाँवों की जो सीमा है, इनके बीच में जो मेला भरता है उसका नाम है खुंडियावास मेला। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मेला है जो डिडवाना, कुचामन और अजमेर की सीमा पर भरता है, क्योंकि पहले ये जो मेला भरता था ये आपका नागौर और अजमेर की सीमा पर भरता था, नागौर और अजमेर की सीमा पर भरता था, लेकिन अब कहाँ भरता है, डीके और अजमेर की सीमा पर। ये मेला कब आयोजित होता है, तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लगा के एकादशी तक इसका आयोजन होता है और इसको कहा जाता है राजस्थान का मिनी रामदेवरा। राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहा जाता है किसको, खुंडियास मेले को। फिर लक्ष्मी नारायण झूला मेला ये आपका भरता है मोलासर में। कहाँ पे भरता है, मोलासर में, और ये मेला भरता है श्रावण मास में। कौन से मास में, श्रावण मास में भरता है। कौन सा मेला, लक्ष्मी नारायण झूला मेला। आगे बात करते हैं ख्याल। यहाँ के जो ख्याल है वो ख्याल भी बड़े प्रसिद्ध है। उनमें एक ख्याल जो है उसका नाम है कुचामनी ख्याल। नाम क्या है, कुचामनी ख्याल। तो कुचामनी ख्याल का संबंध कहाँ से है, तो सीधी सी बात है कुचामन से होगा। इसके जो प्रवर्तक थे उनका नाम था लच्छीराम। प्रवर्तक का नाम क्या था, लच्छीराम। और इसके प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं जिनका नाम क्या है, उगमराज। ये एक ऐसा ख्याल है जो ओपेरा, कौन सी शैली में, ओपेरा शैली में किया जाता है। ओपेरा शैली में किया जाने वाला ख्याल है कौन सा, कुचामनी ख्याल। तो यहाँ से सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। पता नहीं कितने बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो हमारा आंसर क्या होता है, लच्छीराम। यह प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि लच्छीराम और उगमराज इनका संबंध किस ख्याल से है, तो हमारा आंसर क्या होगा, कुचामनी ख्याल। ये हो गया आपका ख्याल। ख्याल के बाद बात करते हैं इतिहास से संबंधित तथ्य, यानी कला संस्कृति से रिलेटेड जितने भी आपके तथ्य थे वो सारे के सारे तथ्य मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिए। अब बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास में आपको सबसे पहले बात करते हैं सभ्यताओं की। सभ्यताओं में यदि हम बात करें तो डिडवाना खुद जो है यह आपका पूरा पाषाण स्थल का अवशेष है। किसका अवशेष है, पूरा पाषाण स्थल का, क्योंकि यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं वो हैंड एक्स के मिले हैं। किसके, हैंड एक्स, पत्थर की जो कुल्हाड़ियाँ होती थी उसके अवशेष मिले। फिर बात करते हैं एक सभ्यता, सभ्यता का नाम है कुराडा। कुराडा सभ्यता आपके पर्वतसर में स्थित है। कहाँ स्थित है, पर्वतसर में स्थित है। पहले हम लोग पढ़ा करते थे कि कुराडा सभ्यता जो है वो आपकी कहाँ स्थित है, नागौर में, लेकिन अब कहाँ पे पढ़ेंगे, डीके में। अब कहाँ पे पढ़ेंगे, डीके में। इसकी खोज हुई थी 1934 में और ये आपकी ताम्रयुगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है, ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो दो सभ्यताएं देख ली हमने, एक तो डिडवाना जो कि आपकी पूरा पाषाण स्थल है और दूसरी हमने देखी कुराडा जो कि ताम्रयुगीन सभ्यता है। आगे बात करते हैं गुप्त काल के अवशेष। तो गुप्त काल के अवशेष यहाँ पे मिले हैं छोटी खाटू में। कहाँ पे मिले हैं, छोटी खाटू में। चौथी और पाँचवीं शताब्दी के, कौन सी, चौथी और पाँचवीं शताब्दी के अवशेष मिले हैं जहाँ पे भगवान बुद्ध की कई मूर्तियाँ मिल रही हैं। फिर आगे बात करते हैं इससे जुड़ी कुछ ऐतिहासिक घटनाएं। ऐतिहासिक घटनाओं में सबसे पहली और प्रसिद्ध घटना जो है उसका नाम है गिंगोली का युद्ध। गिंगोली का जो युद्ध है यह आपका 12 मार्च 1807 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था, 12 मार्च 1807 ईस्वी को। ये जो युद्ध हुआ था ये मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी के विवाद को लेकर हुआ था और ये युद्ध हुआ था जगत सिंह सेकंड जो कि जयपुर के थे और मान सिंह जो कहाँ के थे, जयपुर के थे, इनके बीच में हुआ था। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ कि कृष्णा कुमारी जो है ये किसकी पुत्री थी, कृष्णा कुमारी किसकी पुत्री थी। देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। आगे बात करते हैं डाबड़ा किसान आंदोलन। तो डाबड़ा किसान आंदोलन का संबंध पहले हम लोग पढ़ा करते थे नागौर से, लेकिन ये कहाँ से है, आपका डिडवाना कुचामन से। डाबड़ा गांव पड़ता है डिडवाना में, जहाँ पे 13 मार्च 1947 को आंदोलन हुआ था और इसमें 5 लोग शहीद हुए थे, जिनमें आप लोग चाहो तो नाम भी देख सकते हो, रामाराम जी लोल, रुगाराम जी लोल, चुनीलाल जी शर्मा, पन्नाराम जी लामरोड और नंदराम जी मुंड। तो ये आपके 5 शहीद हुए थे। तो सीधा सा प्रश्न पूछा जा सकता है कि डाबड़ा जो है, डाबड़ा का संबंध कहाँ से है, तो हम लोगों का आंसर क्या होगा, डिडवाना कुचामन से। आगे बात करते हैं शिक्षण संस्थान कि यहाँ पे प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान कौन सी है। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है उसका नाम है जैन विश्व भारती डीम्ड विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय, ये थोड़ा गलत हो गया, विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका लाडनू में स्थित है। इसका पुराना जो नाम हुआ करता था वो हुआ करता था जैन विश्व भारती संस्थान और इसकी स्थापना की गई थी 1970 में। किसके द्वारा, आचार्य तुलसी के द्वारा। आप लोगों को कई सोर्स पे 1971 भी मिल जाएगी, लेकिन आप ऑफिशियल साइट
जैन विश्व भारती की ऑफिशियल विश्व साइट पे जाएंगे तो आपको 1970 मिलेगा। आगे बात करते हैं संत संप्रदाय, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि निरंजनी संप्रदाय जो है उसकी जन्मभूमि रही है कौन सा, आपका डीके जिला। तो निरंजनी संप्रदाय जो है उसके प्रवर्तक थे संत हरिदास जी। कौन से थे? संत हरिदास जी। हरिदास जी का मूल नाम हुआ करता था हरि सिंह सांकला। मूल नाम क्या था? हरि सिंह सांकला। इनका जन्म हुआ था कापड़ोद, जो कि कहाँ पड़ता है? डीडवाना में। और निरंजनी संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो कहाँ पे स्थित है? घाटा। कहाँ पे? घाटा। घाटा कहाँ पड़ता है? डीडवाना में पड़ता है। फिर संत हरिदास जी जो थे इन्होंने तपस्या की थी तीखी डूंगरी पे, जो कहाँ पड़ती है? डीडवाना में। तो तीखी डूंगरी डीडवाना का संबंध किससे है? निरंजनी संप्रदाय से। संत पूछे तो हरिदास जी से, और जिला पूछे तो आपका डीके, डीडवाना कुचामन। आगे बात करते हैं, इनको कहा जाता है कलयुग का वाल्मीकि। जैसा कि हमने राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम वाले वीडियो में देखा था, इनको क्या कहा जाता है? कलयुग का वाल्मीकि। इनके 2 ग्रंथ बड़े फेमस हैं। उनमें एक ग्रंथ का नाम है हरिपुरुष की वाणी, और दूसरा जो ग्रंथ है उसका नाम है मंत्र राज प्रकाश। इनके जो अनुयायी है ये आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं जिनको हम बोलते हैं निहंग। जिनको क्या बोलते हैं? निहंग। ये जो निहंग होते हैं ये वैराग्य जीवन व्यतीत करते हैं। कैसा जीवन व्यतीत करते हैं? वैराग्य जीवन व्यतीत करते हैं। और एक जो अनुयायी होते हैं उनको बोला जाता है गरबारी। गरबारी का मतलब जिनके घर बार हो, यानी जो गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हैं। तो प्रश्न सीधा सा पूछा जा सकता है कि निरंजनी संप्रदाय के वे लोग जो वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हम लोगों का आंसर होगा निहंग। और जो ग्रस्त जीवन व्यतीत करते हैं उनको कहा जाता है गरबारी। आगे बात करते हैं तेरापंथ। तेरापंथ के प्रवर्तक थे भिकण जी, और इसकी जो प्रधान पीठ है वो आपकी लाडनू में है। कहाँ पे? लाडनू में। अगले प्रमुख व्यक्तित्व में यदि हम बात करें तो सबसे पहला नाम आता है बाल मुकुंद बिस्सा का। बाल मुकुंद बिस्सा जो है ये आपके बिरसास गांव के थे और मारवाड़ के स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, जिनको राजस्थान का जतिन दास कहा जाता है। राजस्थान का क्या कहा जाता है? जतिन दास कहा जाता है। 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण इनकी मृत्यु हो गई थी, यानी भूख हड़ताल के कारण ये शहीद हो गए थे, इसलिए इनको कहा जाता है राजस्थान का जतिन दास। आगे बात करते हैं आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी का संबंध आपके राजस्थान के लाडनू जिले से। कहाँ से? लाडनू जिले से। और जैन धर्म का जो श्वेतांबर होते हैं, श्वेतांबर तेरापंथ, इस संप्रदाय के ये कौन से आचार्य हैं? 9वें आचार्य हैं। अब हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय जो है, जैन भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की थी कहाँ पे? लाडनू में। और इनको राजस्थान में अणुव्रत आंदोलन जो है उसके प्रणेता माना जाता है। क्या माना जाता है? अणुव्रत आंदोलन के प्रणेता माना जाता है। आगे बात करते हैं, अब बस लास्ट आपके करंट अफेयर से जुड़े 2 मुद्दे कर लेते हैं, और इसके साथ ही आपका डीडवाना कुचामन जिला जो है इसके जितने भी फैक्ट मुझे मिले वो सारे के सारे फैक्ट आपके कवर हो जाएंगे। और जब तक इसका पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज मैप नहीं आ जाता तब तक मुझे लगता है कि आपका ये सफिशिएंट है। तो करंट अफेयर में यदि हम बात करें तो हाई स्पीड ट्रेन ट्रैक जो है ये आपका नावा में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया? नावा में बनाया गया है। और ये विश्व का प्रथम इलेक्ट्रीफाइड डेडिकेट टेस्ट ट्रैक है। इस ट्रैक की लंबाई जो है वो आपकी 45 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है? 45 किलोमीटर है। 2022 के करंट अफेयर में था ये, तो इसको भी हम लोगों ने यहाँ पे शामिल कर लिया। आगे बात करते हैं महेंद्र चौधरी। और महेंद्र चौधरी जो है ये आपके नावा के विधायक है। कहाँ के विधायक है? नावा के विधायक है। अब हम नावा के विधायक क्यों पढ़ रहे हैं, बाकी जगह के विधायक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? तो ये वर्तमान में राजस्थान में विधानसभा के उप मुख्य सचेतक है। राजस्थान में विधानसभा जो है उसके उप मुख्य सचेतक कौन है? महेंद्र चौधरी। आप लोग बताओ कि राजस्थान में मुख्य सचेतक कौन है? मुख्य सचेतक इनका नाम क्या है? देखते हैं कितने लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते हैं। साथ ही साथ आप लोग बताओ कि राजस्थान के जो चिकित्सा मंत्री हैं, राजस्थान के चिकित्सा मंत्री जो हैं रघु शर्मा, इनका संबंध राजस्थान के किस जिले से? तो ये था भाई आपके डीडवाना और कुचामन। तो उम्मीद है कि आप लोगों के लिए जानकारी लाभदायक रही होगी। तो आप इसको अपने अन्य दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि बाकी लोगों को भी फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, एक नए ज़िले के साथ। पढ़ते रहिए,
और आराम से चीज़ों को कवर करते रहिए, साथ के साथ रजिस्टर बना के चीज़ों को नोट करते रहिए, तो आपको कहीं पर भी नई ज्योग्राफी से भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। धन्यवाद।